देखिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में एक ही वीडियो में हम पूरी टॉपिक कवर करते हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पार्ट 4 श्यानता यानी कि विस्कोसिटी के बारे में जानेंगे। विस्कोसिटी की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, वेग प्रवणता फिर क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, श्यान बल व श्यानता गुणांक क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे, स्टोक का नियम क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीमांत वेग। इसके अंदर बस यही दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। श्यानता गुणांक ये आपका जो है वो 1-2 नंबर में डेफिनेशन या इसकी डायमेंशन वगैरह पूछ देते हैं। वेग प्रवणता की परिभाषा 1 नंबर लायक, ये सब 1 नंबर लायक है। स्टोक का नियम 1 या 2 नंबर लायक है, और सीमांत वेग का जो एक्सप्रेशन है वो आपका 5 नंबर का डेरिवेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर सीमांत वेग ही आती है। फिर ताप का श्यानता पर प्रभाव, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपके पास। तो इस तरह से इससे जो है वो ज़्यादातर जो है स्टोक का नियम और सीमांत वेग, यही दोनों आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कैसे आएंगे तो इसके बारे में डेफिनेशंस वगैरह वो सब 1-1 नंबर में आ सकती हैं। तो 1-1 नंबर वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है बस, सीमांत वेग। ठीक है ना। तो इसलिए आराम से इसको तैयार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और स्टोक का नियम अलग से भी पूछ लिया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, श्यानता होती क्या है। तो श्यानता को पढ़ने से पहले जो है वो ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि हमारा जो ये जो श्यानता वर्ड है वो कहाँ पे चलता है। तो ये जो श्यानता वर्ड है, नंबर 1 हम डेफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो ये श्यानता यानी कि विस्कोसिटी वर्ड है ये हमेशा फ्लूइड्स के लिए चलता है, ठीक है ना। फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकती हैं। और लिक्विड और गैसेस में विस्कोसिटी क्यों आती है, क्योंकि इनके अंदर जब भी फ्लोइंग टेंडेंसी होती है तो ये सब लेयर्स के रूप में बहते हैं, ठीक है ना। इनमें लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं। और ये परत बनती क्यों है, तो ये परत बनती इसलिए है कि सेम डेप्थ पे हमने पढ़ा है। जैसे मान लिया सपोज करिए एटमॉस्फेयर यहाँ से है या लिक्विड यहाँ से है, तो अगर आप देखिए इतनी डेप्थ पे और इतनी डेप्थ पे और इतनी डेप्थ पे और इतनी डेप्थ पे और इतनी डेप्थ पे प्रेशर सेम रहेगा। प्रेशर सेम रहने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सब एक तरह से बिहेव करेंगे। इनके ऊपर देखें तो प्रेशर अलग अलग रहेगा, तो ये मॉलिक्यूल सब एक अलग तरह से बिहेव करेंगे। तो लिक्विड या फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैसेस जब भी फ्लो करती हैं तो उनमें लैमिनर फ्लो, लैमिनर मतलब लेयर्स की फॉर्म में, ठीक है ना। लैमिना ऐसे करके जो है ऐसा लगता है कि कई सारे परतें एक के ऊपर एक बह रही हैं। तो ये जो चीज़ आती है वो डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स की वजह से इस तरह से होता है कि ये सब जो है लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होते हैं। अब लेयर्स की फॉर्म में जब ये फ्लो होते हैं तो इनकी जो ये परतें जब एक के ऊपर एक चलेंगी, तो जैसे मान लिया सपोज करिए हम घर्षण के बारे में पढ़ते हैं, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि कोई ब्लॉक अगर चल रहा है किसी सरफेस के ऊपर तो उसके बीच में फ्रिक्शन है। तो ऐसे ही ये जो लिक्विड की लेयर्स हैं इनके बीच में इंटरनल फ्रिक्शंस लगने लगते हैं, और यही इंटरनल फ्रिक्शंस आपके क्या कहलाते हैं, विस्कोसिटी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो लिक्विड और गैसेस के लिए घर्षण वर्ड का यूज ना करके विस्कोसिटी वर्ड का यूज किया जाता है। घर्षण जो है वो आपका कहाँ लगता है, जहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट होता है। जैसे ये आपका जूता है, आप चलोगे तो आपका जूता घिसेगा, आपके हाथ पैर सर बाल कुछ नहीं और कुछ नहीं घिसेगा, बस जो सरफेस कांटेक्ट में आएगी यानी कि जूता वही घिसेगा। लेकिन अगर एक लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसकी हर लेयर के बीच में इस तरह से इस तरह से इस तरह से इंटरनल फ्रिक्शंस लगेंगे, इन दोनों लेयर्स में, इन दोनों लेयर्स में, इन दोनों लेयर्स में। तो सबसे मेन डिफरेंस जो होता है सॉलिड फ्रिक्शन और लिक्विड फ्रिक्शन का, कि सॉलिड फ्रिक्शन जो है हमेशा कांटेक्ट सरफेस पे लगता है, लेकिन लिक्विड फ्रिक्शन यानी कि जो विस्कोसिटी है, विस्कस फोर्सेस हैं, ये आपके हर लेयर के बीच में लगते हैं। तो इसमें हमने डेफिनेशन भी सीख ली और हमने ये भी देख लिया कि लेयर्स की फॉर्म में क्यों ये बहते हैं। और इसको एक एग्जाम्पल से भी समझाया जाता है डेली लाइफ में, कि जैसे मान लीजिए ग्लास है और उसमें आपने लिक्विड भरा और उसके बाद दूध जैसे है या कुछ कोई चीज़ है, तो उसको चम्मच से चला दिया। तो चम्मच से चलाने के बाद यानी कि आपने अगर मोशन क्रिएट कर दिया, अब थोड़ी देर बाद ये लिक्विड घूमना बंद कर देता है। इसका मतलब मोशन से वो रेस्ट में आ गया। तो मोशन से रेस्ट में क्यों आ गया, कोई फोर्स लगा होगा। तो वही फोर्स, वही जो प्रॉपर्टी है कि ये रुक जाता है, यही प्रॉपर्टी आपकी विस्कोसिटी कहलाती है, यानी कि विस्कस फोर्सेस इसके अंदर लगते हैं।
तो कोई भी लिक्विड हो या गैस हो, उसके अंदर विस्कस फोर्सेस लगते हैं, यानी कि इंटरनल फ्रिक्शंस लगते हैं। ये विस्कोसिटी का कंसेप्ट है, यही इसकी डेफिनिशन है। आप चाहे क्वालिटेटिवली समझा लें, क्वांटिटेटिवली देखिए अभी हम कुछ नहीं इसमें समझा सकते हैं। विस्कोसिटी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एक्चुअली विस्कस फोर्सेस का फॉर्मूला होता है, या फिर उसके अंदर श्यानता गुणांक एक चीज आती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो तब हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए केवल इतना है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं हम। देखिए वेग प्रवणता या वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको देखिए शॉर्ट में देखने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये सरफेस ऑफ जैसे अर्थ है या फिर सॉलिड सरफेस है, ठीक है ना। इस सरफेस के ऊपर मान लिया लिक्विड बह रहा है, ये जैसे इस तरह से लेयर्स उसकी बह रही हैं। अभी हम देख चुके हैं कि उसकी लिक्विड जो है हमेशा लेयर्स की फॉर्म में बहता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जो लेयर सबसे ज्यादा नजदीक होती है सॉलिड सरफेस के, उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होती है, ठीक है। ये विस्कोसिटी की वजह से है। अगर विस्कोसिटी ना होती तो सब सेम स्पीड से बहती, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इससे ऊपर वाली लेयर जो है वो उससे थोड़ा ज्यादा स्पीड से बहती है, उससे ऊपर वाली लेयर थोड़ा ज्यादा स्पीड से बहती है, उससे थोड़ी ऊपर वाली लेयर थोड़ा ज्यादा स्पीड से बहती है, क्योंकि ये सरफेस जो सॉलिड सरफेस है, जो रुकी हुई सरफेस है, उससे दूर है, ये ज्यादा आराम से बह सकती है। उससे ऊपर वाली लेयर उससे तेज स्पीड से बहती है, उससे ऊपर वाली लेयर उससे तेज स्पीड से बहती है। इसीलिए जब कभी बाढ़ आती है, पानी ऊपर चलने लगता है, कमर तक मान लिया पानी चल रहा है और आपको इसके अंदर से चल के जाना है, तो उसमें ये कहा जाता है कि अपने पैरों को दबा-दबा के, मतलब ज़्यादा ऊपर उठा-उठा के मत चलो, नीचे-नीचे चलो, ताकि आप कम वेलोसिटी की लेयर्स में कांटेक्ट में आएँ। अगर आपने पैर ज़्यादा ऊपर उठा दिया तो आप बॉडी तो पहले ही आपका झेल रही है मोशन को, और पता लगा ये आपके पैर भी जो है वो नीचे से ऊपर उठ जाएँगे, और फिर आप जो है वो आराम से गिर जाओगे और बह जाओगे फिर इसके अंदर। तो इनकी वेलोसिटी जो है धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। तो आप देखिए डिस्टेंस के साथ वेरिएशन आ रहा है। इस सॉलिड सरफेस की से क्या डिस्टेंस है, उसके साथ देखिए आप जो है वेरिएशन आ रहा है। समझ रहे हैं? तो जब डिस्टेंस के साथ वेरिएशन होता है फिजिक्स में, तो हम उसके लिए स्पेशल वर्ड ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम मान लिया सपोज इसकी वेलोसिटी v, इसकी कुछ ज्यादा इससे v प्लस डेल्टा वी, यानी या v प्लस डी कर लो। इसकी डिस्टेंस यहाँ से सपोज z मान लीजिए, z, या कुछ लोग क्या कहते हैं कि x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, तो z मानो, है ना, या z एक्सिस, और कुछ लोग कहते हैं x ही मान लो, जो भी देख लीजिए, x मान लेते हैं। और ये वाली डिस्टेंस उससे ऊपर वाली लेयर की डिस्टेंस सपोज x प्लस डेल्टा एक्स है। तो आप देखिए इसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस डेल्टा वी माइनस v, तो v कट गया, यानी कि डेल्टा v आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि डिस्टेंस कितना चेंज हुई, तो चेंज इन पोजीशन, ये आपका कितना हो गया, फाइनल कितना है, इनिशियल एक्स है और ये वाला एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, यानी कि डेल्टा एक्स बचा। तो वेलोसिटी में चेंज, अतः वेग प्रवणता जो डिफाइन होगी, वेग प्रवणता इज इक्वल टू होगी कितना आपका वेलोसिटी में चेंज आया, यानी कि डेल्टा वी, और कितना डिस्टेंस में चेंज आया, डेल्टा एक्स। इन्हीं का रेशियो जो है वो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफाइन होता है। यूनिट बोले तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड इसकी, और पर मीटर, मीटर मीटर काटना मत, 1/सेकेंड से फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड पर मीटर ये बोली जाती है यूनिट। यहीं से आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, जो चाहिए आप निकाल सकते हैं इससे। तो ये जब भी विस्कोसिटी होगी, कभी भी किसी लिक्विड में विस्कोसिटी है, तो उसके अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। अगर विस्कोसिटी नहीं है तो सब सेम स्पीड से चलेंगे, तो उस केस में जो है वो आप ये समझ लीजिए यहाँ पे कि सबकी वेलोसिटी सेम होगी, तो डेल्टा वी की वैल्यू 0 हो जाएगी और वेग प्रवणता खत्म हो जाएगी। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये केवल जो है जब विस्कोसिटी होती है। और अर्थ पे आप रहेंगे, किसी भी लिक्विड में रहेंगे, विस्कोसिटी तो होती ही होती है। तो इसलिए हमेशा जो है वो आपका डायग्राम इसी तरह से बनेगा। तो ये हमारा कंसेप्ट जो है वो वेग प्रवणता का खत्म हो जाता है। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, श्यान बल व श्यानता गुणांक, विस्कस फोर्सेस एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन 1 नंबर लायक है, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, सब 1-1 नंबर में जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
अच्छा, वेग प्रवणता हम देख चुके हैं, ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसलिए मैं अभी इसका फ़ॉर्मूला लिखा रहने देता हूँ। डायग्राम भी जो है वो इसका बना रहने देता हूँ। अब इस डायग्राम में आप देखिए कि ये जो लेयर्स मैंने ऐसे बना दी ना, इनको थोड़ा-सा हम 3D में बना देते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर्स को थोड़ा-सा हम 3D में बना देते हैं। बाकी और कोई चेंज नहीं कर रहा मैं, ताकि मैं थोड़ा-सा और क्लियर समझा सकूँ आपको। ये सबसे ऊपर वाली लेयर सपोज़ ऐसे है। कई बार लोग समझ लेते हैं ना, नीचे वाली लेयर छोटी है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसा नहीं। लेयर्स तो सारी ही बराबर रहेंगी, ठीक है ना? ये मैंने 2 लेयर बना दी। इसकी डिस्टेंस x है और इसकी x प्लस डेल्टा x उसी तरह से है। इसकी वेलोसिटी आपकी v है और इसकी वेलोसिटी v प्लस dv है। वो कोई फ़र्क नहीं है उसमें, ठीक है ना? इसका एरिया जो है वो दोनों का एरिया जो है वो a है, मान लिया सपोज़ करिए, सेम होगा। लेयर है, एक के ऊपर एक लेयर है, दोनों का एरिया सेम होगा। अब आप ये देखिए, ये दोनों लेयर्स की बात करिए। एक की वेलोसिटी ज़्यादा है और एक की वेलोसिटी कम है। यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि सपोज़ करिए एक फ़ादर है और एक उसका बच्चा है, एक उसका सन है, छोटा है सन, 2, 3, 4 साल का है, 5 साल का है, चल लेता है बस। और ये दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं सड़क पे। तो देखिए, चल तो दोनों रहे हैं और सामने आगे की तरफ भी चल रहे हैं, लेकिन दोनों ही एक-दूसरे के लिए रेज़िस्टेंस फ़ील कर रहे हैं। रेज़िस्टेंस फ़ील करने का मतलब है कि ये फ़ादर ये सोच रहा है कि अगर ये बच्चा मेरे साथ नहीं होता, तो मैं थोड़ा तेज़ चल लेता, लेकिन इस बच्चे की वजह से मुझे रुकना मतलब धीमे-धीमे चलना पड़ रहा है। तो एक तरह से बच्चा जो है फ़ादर को खींच रहा है पीछे की तरफ, मतलब रेज़िस्ट कर रहा है उसको पीछे की तरफ। अच्छा, बच्चा क्या सोच रहा है कि मैं अगर अकेले होता तो आराम से चलता, इनके साथ चलने की वजह से, इनका हाथ पकड़ के चलने की वजह से मुझे तेज़-तेज़ चलना पड़ रहा है। तो बच्चा भी जो है वो अनईज़ी फ़ील कर रहा है और फ़ादर भी अनईज़ी फ़ील कर रहा है। क्यों? क्योंकि फ़ादर जो है तेज़-तेज़ चल रहा है और बच्चा की स्पीड थोड़ी-सी कम है। तो कहने का मतलब है फ़ादर चाहता है बच्चे को खींचना, उसके चलने में एक खींचना आ जाएगा आगे की तरफ और बच्चा के चलने के सेंस में आ जाएगा कि वो फ़ादर को पीछे की तरफ खींच रहा है। ये ऐसा नहीं है पकड़ के खींचने लगेंगे, वो एक रेजिस्टेंस अपने आप अंदर से डेवलप होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, अरे चलो ज़रा मार्केट चलना है शाम को, और मैं हाथ पकड़ के एकदम से खींचने लगूँ। अगर आपका मन होगा चलने का तो वो हाथ मुझे खींचना ही नहीं पड़ेगा, वो हाथ अपने आप ही आ जाएगा साथ में। और अगर मान लिया सपोज़ करिए नहीं चलने का मन है आपका, तो आपके हाथ में रेजिस्टेंस आ जाएगा। आप झटक के हटाओगे नहीं, लेकिन आप हाथ आगे भी नहीं बढ़ने दोगे। थोड़ा-सा मुझे पता लग जाएगा कि इसने कुछ न कुछ बहाना बनाना है या कुछ न कुछ मना करना है कि मेरे को ये काम है, वो काम है, जो भी है। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से जो है वो इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये लेयर, ऊपर वाली लेयर जो है वो नीचे वाली लेयर को आगे खींचने की कोशिश करती है और नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को पीछे खींचने की कोशिश करती है। ये जो आपके इसने F लगाया और इसने इस इसके ऊपर F लगाया, एक्शन रिएक्शन, यही आपके क्या कहलाते हैं? यही आपके जो हैं विस्कस फ़ोर्स कहलाते हैं, यानी कि श्यान बल कहलाते हैं। समझ रहे हैं बात आप? ऐसा नहीं है कि घर्षण वो होता था, वो आपेक्ष सापेक्ष गति का विरोध करता था। यहाँ पर क्या है, ये भी विरोध है, लेकिन इसमें अलग तरह से विरोध है। ये तेज़ चल रहा है तो इसे पीछे खींचने की कोशिश है, ये धीमा चल रहा है तो इसे आगे ढकेलने की कोशिश है। ये नीचे वाला फ़ोर्स ऊपर ने लगाया है, ये ऊपर वाला फ़ोर्स जो है नीचे वाले ने लगाया है। आप समझ रहे हैं विस्कस फ़ोर्स क्या है? अब इसके बारे में स्टडी किसने करी थी? इसके बारे में स्टडी करी थी एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही बिल्कुल फादर ऑफ फिजिक्स, न्यूटन ने स्टडी करी थी। और न्यूटन ने स्टडी करके क्या बताया फ़ोर्स के बारे में, विस्कस फ़ोर्स जो होते हैं, एक तो वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ध्यान दीजिए, सॉलिड फ्रिक्शन जब हमने पढ़ा था तो उसमें ये देखा था कि सॉलिड फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। मॉडर्न जो कांसेप्ट आया था वो यही बात समझा रहा था कि मतलब एरिया पे डिपेंड कैसे नहीं करता, लेकिन यहाँ पे साफ-साफ एरिया पे डिपेंडेंस आती है और साथ ही साथ जो है वो वेग प्रवणता जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इन 2 चीज़ों पे जो है विस्कस फ़ोर्स डिपेंड करता है। तो वेग प्रवणता देखिए हमने नोट कर लिया, अब हमारे पास इस फ़ॉर्मूले का काम खत्म। अब जो है हम इनको कंबाइन कर देते हैं। कंबाइनिंग जैसे ही करेंगे आप, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा V बाई डेल्टा X आ जाएगा और इज़ इक्वल टू जैसे ही लगाएँगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, वही फेमस कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं श्यानता गुणांक। तो ईटा A डेल्टा V ओवर डेल्टा X, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। अब रह गई बात इसके साथ कुछ कहते हैं साइन लगाओ, तो साइन का आंसर लगाएँगे हम, प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं। कुछ बुक्स में क्या करते हैं, केवल माइनस लगाते हैं कि ये घर्षण टाइप का फ़ोर्स है, यानी कि रेज़िस्ट कर रहा है इसलिए माइनस लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो देखिए, एक फ़ोर्स इधर भी है तो एक फ़ोर्स इधर भी है। पॉज़िटिव फ़ोर्स भी है इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में भी है, इसलिए प्लस माइनस ईटा A डेल्टा V बाई डेल्टा X, ये हमारा जो है फ़ॉर्मूला जो बनता है, वो श्यान बल का बनता है।
और इसके अंदर जो ये कांस्टेंट आया है ईटा, ये आपका श्यानता गुणांक आया है। तो एक्चुअली दो अलग अलग चीजें हैं। श्यानता गुणांक की हेडिंग में ये समझा देते हैं, श्यानता गुणांक तो बाद में निकलेगा, इंपॉर्टेंट वही है ज्यादा, लेकिन चीज क्या है, चीज तो श्यान बल है ना, उसके फॉर्मूले में श्यानता गुणांक आता है। तो दो अलग अलग चीजें हैं और कहाँ पे क्या है कौन सी, वो इस तरह से आपका ये रहता है। अब बात आती है इसमें जो है वो ईटा क्या है। ईटा श्यानता गुणांक है, कांस्टेंट है, इसे इसे हम कहते हैं श्यानता गुणांक। किसका श्यानता गुणांक? लिक्विड का श्यानता गुणांक, ठीक है ना, द्रव का श्यानता गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन बनानी है आपने, तो डेफिनेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए फिजिक्स में कोई भी डेफिनेशन बनती है तो एरिया को 1 कर दीजिए, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स को 1 कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपका एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईटा आ जाएगा। न्यूमेरिक वैल्यू ले लीजिए, प्लस माइनस हट जाएगा, एफ इक्वल टू ईटा, यानी कि किसी द्रव का श्यानता गुणांक उसकी परतों के बीच में लगने वाला वह बल है जब उसकी परतों के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 हो, यूनिट हो, और उनकी परतों का एरिया भी एकांक हो। यानी कि एकांक परतों और एकांक वेग प्रवणता वाली लेयर्स के बीच में जितना घर्षण बल लगता है या विस्कस फोर्स लगता है, वही द्रव का श्यानता गुणांक कहलाता है। समझ रहे बात को आप? डेफिनेशन, इसकी डायमेंशन तो इतनी इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल एनालिसिस में भी पढ़ चुके हैं, आप निकाल लीजिएगा। और वैसे मैं बता दूं ml-1 t-1 फेमस डायमेंशन है, आप इस डायरेक्ट याद रखें। पता लगा पेपर में कैलकुलेट होने में गलती हो गई तो उस केस में ये रटा हुआ काम आ जाएगा आपका, तो तुरंत पहचान जाएंगे कि हाँ भाई कुछ मिस्टेक हो गई निकालने में। तो ये श्यानता गुणांक की जो है वो आपकी डायमेंशंस आ जाती हैं। अब अगर कोई पूछे इसकी डायमेंशन क्या है फोर्स की, तो फोर्स की डायमेंशन तो वही होंगी ना, फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन ml-t-2 वही हो जाएंगी। ईटा की डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इतनी आ जाती है, ठीक है ना। अब बात आती है इसकी यूनिट क्या होती है। डेफिनेशन डायमेंशन कर दी मैंने, यूनिट अभी छोड़ दी। यूनिट इसमें इसका जरा थोड़ा और एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। देखिए अब हम देखते हैं श्यानता गुणांक की यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट, ईटा की यूनिट, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट होता है पार्ट। एसआई यूनिट होती है और सीजीएस यूनिट होती है। तो जो भी होती है वो तो हम निकाल देंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा दिमाग में, सीजीएस यूनिट का जो भी आएगी उसको हम पॉइज कहते हैं। समझ रहे हैं बात आप? सीजीएस यूनिट एक्चुअली पहले बनाई गई होगी, तो उसकी यूनिट जो भी आएगी उसको कहा जाता है पॉइज। और एसआई यूनिट जो बनेगी जाकर के, वो जब आप उसको सीजीएस से कंपेयर करोगे तो एक्चुअली वो 10 पॉइज बनेगी जाकर के, और 10 पॉइज बनने की वजह से उसे क्या कह दिया जाता है, डेका पॉइज। समझ रहे हैं बात को? पॉइजली एक साइंटिस्ट थे, पॉइजली साइंटिस्ट के नाम पे पॉइज बना है यूनिट। तो इसमें ये होता है कि बुक्स में एसआई यूनिट पहले बताई जाती है तो वो उसको कह देते हैं ये डेका पॉइज है, और फिर सीजीएस यूनिट बताई जाती तो पॉइज बता देते हैं। तो एक्चुअली पॉइज पहले डिफाइन हुआ था और फिर 10 पॉइज एक्सेल में निकलते हैं, तो इसलिए हम उसे डेका पॉइज कह देते हैं। तो ये तो रही बात, जो फाइनली हमें आना है वो दिमाग में रहना चाहिए आपका कि पॉइज बनता है फिर डेका पॉइज बनता है, ठीक है ना। एक्चुअल यूनिट सीजीएस की पॉइज थी, पॉइजली साइंटिस्ट के नाम पे। अब हम देख लेते हैं इसको, फॉर्मूला क्या है ईटा का, ये देखो ईटा एफ इक्वल टू था हमारे पास ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, तो यहाँ से ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा एफ डेल्टा एक्स अपॉन ए डेल्टा वी। समझ रहे बात आप? इसका मतलब ये हो गया कि अगर थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए तो फोर्स की न्यूटन, इसकी मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर जो है आपका इससे कट गया, तो न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी एसआई सिस्टम में जो यूनिट आएगी वो न्यूटन मीटर माइनस 2 एंड सेकेंड, या न्यूटन इंटू सेकेंड मीटर माइनस 2 कर दीजिए, और इसी को जो है वो डेका पॉइज सीधे बोल दिया जाता है किताब में। अब सीजीएस यूनिट जब देखेंगे आप तो सीजीएस यूनिट क्या बनेगी, इसी में डाइन इंटू सेकेंड और मीटर माइनस सेंटीमीटर माइनस 2, ये आपकी सीजीएस यूनिट बनेगी, इसे ही पॉइज बोल दिया जाता है। अब ये डेका पॉइज कैसे बना, अब आप आसानी से देख सकते हो। न्यूटन का आप क्या कर दो, इसकी कनेक्टिविटी अगर देखनी है आपने ना, तो न्यूटन का 10 टू द पावर 5 डाइन कर दोगे, मीटर माइनस 2 का 10 का स्क्वायर, और सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं टू द पावर माइनस 2 एंड सेकेंड, ये कर दोगे तो ये आपका मिल जाएगा 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 4, ये इसका, और डाइन सेंटीमीटर माइनस 2 सेकेंड। तो ये देखिए कितना बचा, 10 डाइन सेंटीमीटर माइनस 2 सेकेंड बचा, और 10 डाइन, डाइन पर इसको क्या कहते हैं, पॉइज कहते हैं। तो ये देखिए 10 पॉइज आया, 10 पॉइज का तब डेका पॉइज हुआ जा करके। तो ईटा की यूनिट में थोड़ा सा लफड़ा है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बता दिया है।
तो आप ध्यान रखेंगे, एसआई यूनिट आप निकाल लो फॉर्मूले से, उसको बोलते हैं डेकापॉइस, क्योंकि वो 10 पॉइस बनते हैं। और सीजीएस यूनिट होती है वो डाइन जो भी होती है उसको पॉइज नाम, जो वो तो फॉर्मूले से निकाल लोगे ये वाली, और इसका नाम क्या है, तो वो पॉइजली साइंटिस्ट के नेम पे पॉइज पड़ा, इससे फिर डेकापॉइस बना जा करके यहाँ पे। तो ये एक्चुअल कंसेप्ट थोड़ा ध्यान में रखें, तो आप सारी चीजों को आपस में रिलेट कर पाओगे और आराम से कभी गलत नहीं करोगे। देखिए, स्टोक का नियम और सीमांत वेग ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, ये समझ लीजिए आप। ये चलेगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी और ये चलेगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं बात आपको? ये दोनों एक ही साथ डिफाइन होते हैं, अलग अलग अगर डिफाइन करने की कोई कोशिश करता है तो इसका मतलब कंसेप्ट उसके जो है वो ठीक नहीं है। आप ध्यान दीजिए, स्टोक का नियम जो है वो और सीमांत वेग, इनके लिए हम एक कहानी का यूज करते हैं। उस कहानी को जरा सा आप ध्यान से समझिए और उस कहानी को समझने के बाद आपको दोनों चीजें एक साथ समझ में आ जाएंगी। मान लेते हैं हमारे पास पैराशूट लिए हुए कोई आदमी गिर रहा है, हवा में कूद गया हेलोप्लेन से, वो नीचे उतर रहा है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक बर्तन है जिसमें कि कोई गाढ़ा लिक्विड भरा है, गाढ़ा ना भी हो, पानी भी हो, लेकिन गाढ़े में ही है, आपको चलते हुए चीज आराम से दिख जाएगी। तो इसमें अगर कोई लिक्विड हम भर दें, ठीक है ना, उसके लिक्विड की डेंसिटी है कुछ सिग्मा है मान लिया, उसकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो सपोज ईटा है, और इस लिक्विड के अंदर हम क्या करते हैं, एक बॉल जो है वो डाल देते हैं, ठीक है ना। इस बॉल को डाल देते हैं, इस बॉल जिस मटेरियल की बनी है उसकी डेंसिटी रो है, इसकी जो आप त्रिज्या है वो सपोज स्मॉल आर है त्रिज्या, उस त्रिज्या से आप इसका वॉल्यूम वगैरह निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, और ये गोली जो है इसके अंदर डाल दी। हम बात करते हैं इसके ऊपर फोर्सेस कितने लगेंगे। तो आप ये देखिए, अगर कोई लिक्विड में इमर्स करी जाती है बॉडी, तो एक तो लगता है इसके ऊपर, एक तो इसके बॉडी का वेट होगा जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा, ये आपका डब्ल्यू हो गया। एक जब लिक्विड में कोई चीज डुबो दी जाती है तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट काम करता है, यानी कि फोर्स ऑफ बॉयंसी, जिसे हिंदी में उत्प्लावन बल कहते हैं, वो काम करता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है कि जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये, वैसे तो लिक्विड शांत था, ठीक है ना, जब शांत होता है तो आप देखिए तो उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होती है। हमारे पास फॉर्मूला है ना, F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स। एक नंबर में पूछा जा सकता है आपसे कि यदि द्रव शांत है, द्रव रेस्ट में है, तो उसके अंदर विस्कस फोर्स कितने होंगे। तो रेस्ट में अगर है तो यानी कि डेल्टा वी आपका जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी चल ही नहीं रहा है, तो डेल्टा वी जीरो, तो इसका मतलब एफ जीरो। यानी कि जब लिक्विड नहीं चलता है, जैसे आप जूते खरीद लो और जूते जो है जिंदगी भर पहनो ही ना, तो जब उन जूतों को पहन के आप बैठे ही रहोगे, बस चलते नहीं हो उसको पहन के, तो घिसेंगे क्यों फिर। घिसता तो तब है ना जब आप उसको पहन के चलोगे। आप पहन के बस एक जगह बैठे हो, फिर उतार देते हो, फिर बैठे रहते हो, फिर उतार देते हो जूते, तो वो थोड़ा ना घिसेगा। तो जब चीज चलेगी, फ्रिक्शन तभी मतलब पिक्चर में आता है। तो ऐसे ही फ्रिक्शन भी तभी होगा जब ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से क्या होगा, लेयर्स जो है ये अपनी जगह बनाएगा, तो पानी हट करके या लिक्विड हट करके पीछे की तरफ ऊपर जाएगा, और तब लिक्विड की लेयर्स के बीच में मोशन जनरेट होगा, और मोशन जनरेट होने से क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपका जो है वो इसके मोशन का अपोज करेगा। तो ये फ्रिक्शन एफ जो है वो आपका, यानी कि विस्कस फोर्स एफ, ये ऊपर की तरफ काम करता है। तो इस गोली पर जो तीन फोर्स काम करते हैं, वो नंबर वन वेट उसका काम करता है, नंबर टू उसके ऊपर जो है उत्प्लावन बल यानी कि जो अपथ्रस्ट है वो काम करता है, और तीसरा विस्कस फोर्स काम करते हैं। ये तीन फोर्स इस गोली पे काम करने लगते हैं, ठीक है ना। वेट अगर कहें तो वेट जो है mg से निकाला जा सकता है, और अगर आपको कहें हम अपथ्रस्ट कैसे निकाला जाता है, तो अपथ्रस्ट यानी कि उत्प्लावन बल के लिए याद रखिएगा, ये चीज फ्रेम में आ रही है, हाँ ठीक है। उत्प्लावन बल जो होता है वो, ये जो बॉडी होती है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, ये छोटी क्लास में बताया जाता है 7th 8th में, इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो वो जब जरूरत पड़ेगी तब हम निकाला करेंगे, अभी उससे मतलब नहीं है। तो इन तीन फोर्सेस के अंडर में इसका मोशन डिसाइड होता है। अब स्टार्टिंग में आप देखिए कि जब ये गोली जैसे ही पूरा डूब जाएगी, ठीक है ना, तो इसके ऊपर वेट जो है वो नीचे की तरफ काम करेगा। अब मान लिया सपोज वेट ज्यादा है, अब थ्रस्ट थोड़ा सा कम है, तो हम इसकी वैल्यू वेट की मान लेते हैं, सपोज करिए इसका 50 है, अब थ्रस्ट इसके ऊपर 30 का लग रहा है,
क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी कम है मान लिया, तो इसलिए अब थ्रस्ट कम लग पा रहा है। और विस्कस फोर्स जो है इसके ऊपर शुरुआत में केवल 5 के हैं, ये 5 के विस्कस फोर्स है। अब देखिए जैसे-जैसे ये नीचे बढ़ेगा, नीचे क्यों बढ़ेगा पहले ये भी देख लीजिए। 50 का वेट नीचे लग रहा है, ठीक है ना? इसमें मैं डायग्राम बना दूँ इस पे, तो 50 का वेट नीचे लग रहा है, 30 अब थ्रस्ट लग रहा है और 5 जो है विस्कस फोर्स लग रहे हैं। आप देखिए रिजल्टेंट किधर बनेगा, 50 नीचे है, 35 ऊपर है, यानी कि 15 का रिजल्टेंट नीचे बनेगा। 15 का रिजल्टेंट नीचे बना तो F इक्वल टू ma, ये फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू ma से एक्सेलरेशन डेवलप होगा नीचे, और एक्सेलरेशन से आप v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी अगर लगा दें फॉर्मूला, तो उससे फिर वेलोसिटी बनेगी, वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी। समझ रहे बात? तो इसका मतलब इस बॉडी पे नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और उसकी वजह से जो है वो नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी। तो इसकी वेलोसिटी जब हम डालेंगे इसमें, स्टार्टिंग तो रेस्ट से होगी, लेकिन धीरे-धीरे नीचे जाने पे वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है? अब जैसे ही इसकी वेलोसिटी थोड़ी-सी बढ़ेगी, वेलोसिटी का फ़र्क वेट और अपथ्रस्ट पे तो नहीं आएगा, लेकिन विस्कस फ़ोर्स जो आपको पता है कि विस्कस फ़ोर्स जो है F इज़ इक्वल टू ईटा A डेल्टा V बाई डेल्टा X, ये जो है वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे ही वेलोसिटी इसकी बढ़ना शुरू होगी थोड़ी-सी, इसके ऊपर जो विस्कस फ़ोर्स है, तीसरा वाला जो पार्ट है, ये चीज़ जो है वो बदलने लगेगी। ये 5, 6, 7 ऐसे धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे मान लिया सपोज करिए 5 से मान लिया सपोज करिए ये 10 हो गया, तो 5 से 10 होने का मतलब है यहाँ पे 10 हो गया, 30, 10, 40 और अब रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ केवल 10 का रह जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी फिर से एक्सेलरेशन फिर से लगेगा लेकिन थोड़ा-सा कम। पहले जो है 15 के हिसाब से एक्सेलरेशन लग रहा था, अब देखिए 10 के हिसाब से ये एक्सेलरेशन लग रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी और बढ़ेगी, वेलोसिटी और बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कि पहले बढ़ रही थी, क्योंकि अब एक्सेलरेशन थोड़ा-सा कम हो गया है। तो कहने का मतलब है अब वेलोसिटी बढ़ी, मतलब उतनी नहीं बढ़ी लेकिन बढ़ी, तो वेलोसिटी और बढ़ी, तो ये 5 से 10 से फिर 15 होने लगेगा देखिए। 5 और 10 15, अब क्या होगा, ये 15 का जब हो जाएगा तो 45 नीचे 50, 5 का फोर्स बचेगा। 5 के फोर्स से एक्सेलरेशन थोड़ा कम बनेगा लेकिन बनेगा तो, और उससे वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ेगी। वेलोसिटी और बढ़ी, पता लगा जो है अब ये भी आपका जो है 15 से लेके ये अब 20 तक हो गया जाकर के। अब देखिए सिचुएशन क्या बनेगी, 30 का ये है, 50 का ये है और ये 20 का हो चुका है। 30, 20, 50 ऊपर, 50 नीचे, 50, 50 कैंसल आउट हो जाएँगे, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स 0। अब अक्सर लोग ये सोचते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स 0 हुआ तो इसका मतलब बॉडी रुक जाएगी। नहीं, गलत। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 हुआ तो अगर बॉडी चल रही थी तो चलती रहेगी, और अगर बॉडी रुकी हुई थी तो रुकी रहेगी। चूँकि ये बॉडी चल रही थी इसलिए ये बॉडी हमेशा चलती ही रहेगी। तो वो वेलोसिटी बढ़ते-बढ़ते जैसी ये सिचुएशन आती है कि इसके ऊपर टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाते हैं, वैसे ही बॉडी जो है वो फिर एक नियत वेग से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे बढ़ने लगती है, और उसके कांस्टेंट वेलोसिटी से जो बढ़ने लगती है, ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये उस टाइम पे कहलाती है इसका सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना? और ये आपका स्टोक्स लॉ कहलाता है। तो ये जो है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है, सीमांत वेग कहते हैं, और इस समय पे जो इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, विस्कस फोर्स लग रहा है, वो उसका फॉर्मूला जो है वो स्टोक ने बताया था, साइंटिस्ट थे स्टोक, और वो स्टोक का नियम उस टाइम पे लगता है जाकर के, स्टार्टिंग से नहीं लगता है स्टोक का नियम। समझ रहे बात? स्टोक का नियम इस टाइम पे जब बॉडी सीमांत वेग से गिर रही है तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड एक स्टोक ने बताई थी कि हाँ भाई इतनी होती है फॉर्मूले से, तो वो आपका स्टोक का नियम बनता है। तो ये जो जब बॉल को गिराते हैं और जब बॉल ये पोजीशन पे आती है कि उसके ऊपर टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाए, तो उस टाइम पे वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरना स्टार्ट कर देती है। तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है तो वो सीमांत वेग, और उस समय पे जो उसके ऊपर श्यान बल होता है वो स्टोक के नियम से दिया जाता है। उसका नियम अब हम डिस्कस कर लेंगे। पहले आप इस कहानी को अपना दिमाग में रखें, और डेफिनिशंस अब आप बुक से देखेंगे तो आपको तुरंत तैयार हो जाएंगी, ये क्या कहना चाह रहा है और ये क्या कहना चाह रहा है, क्लियर कट आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना? आप मुझे बताइए ये क्लियर है? कुछ आपको जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करना है तो कर लीजिए। ये डायग्राम तो ज़रूर बना लीजिए आप। 3 फोर्सेस के नाम लिख लीजिए, फिर मैं इसको हल्का-फुल्का मिटा के और तब आगे बताता हूँ आपको। अब देखिए जब हमने इतना सब ये क्लियर कर दिया है, अब आप देखिए 1 सेकंड के अंदर स्टोक का नियम क्या होता है, और 2 मिनट के भीतर सीमांत वेग का फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। आपके दोनों आर्टिकल कंप्लीट हो जाएँगे। तो देखिए
स्टोक ने क्या कहा था, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। स्टोक ने कहा था कि जब वस्तु सीमांत वेग से गिर रही हो तो उसके ऊपर जो श्यान बल काम करता है वो 6 पाई ईटा आर वी इतना दिया जाता है। ये बस फिक्स्ड है, आपको रट लेना है। 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा जो है वो श्यानता गुणांक हो गया, आर जो है वो बॉल जो है वो उसकी रेडियस हो गई जाकर के, और वी क्या हो गया इसके अंदर, सीमांत वेग। जिस बॉडी का जितना सीमांत वेग है वो उसमें पुट हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी समझते हैं कि बॉडी पहले स्लो चल रही थी तो तब भी लगा सकते हो, बॉडी बाद में चल रही तब भी लगा सकते हो, चल रही है, उस तरह के भी कंसेप्ट चलते हैं। खैर, लेकिन एक्चुअली ये है कि जब सीमांत वेग से चल रही है तो उस टाइम पे स्टोक का नियम काम करता है और 6 पाई ईटा आर वी ये वैल्यू निकाल के दे देता है उसे, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन जो है वो कोई नहीं है, ये एक्चुअली एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूले के कोई डेरिवेशन नहीं होते हैं, प्रायोगिक रूप से जो निकाले जाते हैं उनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसका डेरिवेशन अगर जबरदस्ती पेपर में आ जाए तो आप डायमेंशन के मेथड से करोगे, ठीक है ना। डायमेंशन के मेथड से आप मान लोगे कि ईटा आर वी 3 क्वांटिटी है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर ए आर टू द पावर बी वी टू द पावर सी और फिर इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा के और फिर डायमेंशंस कंपेयर करके एबीसी निकालोगे। अब मालूम है एबीसी 111 आना है, ठीक है ना, तो सीधे 111 लिख के शॉर्ट में करना है, वैसे भी कर सकते हैं हम। तो अगर प्रूफ आ जाए तो इसका विमीय रूप से करा जाएगा, वैसे कोई इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है, ठीक है ना। ये तो हुआ स्टोक का नियम। स्टोक का नियम आया तो आप स्टेटमेंट डाल दोगे और उसके बाद ये फॉर्मूला बता दोगे, काम खत्म, ठीक है ना। अब उसके बाद आप ये देखिए कि सीमांत वेग का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो सीमांत वेग में हम क्या करेंगे, अब हम ये बताएंगे कि बॉडी के ऊपर 3 फोर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं। तो हमने देखा था एक तो वेट काम कर रहा है, इस वेट को निकाल लीजिए। अब थ्रस्ट काम कर रहा है, उत्प्लावन बल, ये निकाल लीजिए। और विस्कस फोर्स ये तो स्टोक ने बताया है, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, तो ये तो हमारा डायरेक्ट निकल आएगा। इन दोनों की वैल्यू और कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए वेट क्या होता है। वेट होगा एक्चुअली, वेट अगर हम निकालें तो ये mg होगा, और m क्या होगा, तो गोली का मास यानी कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। ये गोली का मटेरियल का डेंसिटी हो गई, ये जो रो लिखा हुआ है मैंने, और इसमें वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि गोला है इसलिए, और इंटू रो इंटू जी। ये आपका वेट ऑफ बॉल आ गया, ठीक है। उसका अपथ्रस्ट जब निकालेंगे तो देखिए अपथ्रस्ट भी क्या है, भार ही है, लेकिन वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार है। गोली अपने वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड हटाएगी, तो कहने का मतलब है mg जब करोगे इसका और m डैश जी, इसमें वॉल्यूम तो गोली का ही आ जाएगा, लेकिन डेंसिटी लिक्विड की आ जाएगी। जो डेंसिटी हटाया उसने, डेंसिटी आपकी सिग्मा आ जाएगी जो लिक्विड की है। समझ रहे बात को आप। गोली अपने वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड हटाएगी, और लिक्विड हटाएगी, बस लिक्विड है इसलिए उसका डेंसिटी लिक्विड की पुट हो जाएगी। आपका ये जो है अपथ्रस्ट निकल आएगा। तो m डैश जो बनेगा, अलग अलग मास होगा, वो वॉल्यूम की वजह से अलग नहीं होगा, वो डेंसिटी की वजह से अलग हुआ है। अब इसमें आप वॉल्यूम फिर से वही 4/3 पाई आर क्यूब और सिग्मा इंटू जी कर दोगे, ये आपका अपथ्रस्ट निकल आएगा। तो वेट निकाल लिया मैंने अपथ्रस्ट निकाल लिया, और इक्वेशन नंबर 3 में मैंने विस्कस फोर्स निकाल लिए हैं। अब देखिए जब सीमांत स्थिति आएगी तो सीमांत स्थिति में टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, ये लगेगा जाकर के। अब इसमें आप देख लीजिए वेट तो नीचे काम कर रहा था, अपथ्रस्ट ऊपर और विस्कस फोर्स नीचे काम कर रहे थे। इसका मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स यानी कि वेट इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स यानी कि अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स, इसके बराबर हम ये कर देंगे। तो देखिए इसके बराबर अब करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हम इसको जरा यहाँ परफॉर्म कर देते हैं। मैं इसको जरा यही चीज मिटा देता हूँ और लिख देता हूँ। देखिए सीमांत स्थिति में और टोटल डाउनवर्ड यानी कि वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, उस पे कितना है अपथ्रस्ट प्लस और विस्कस फोर्स, ये कितना है ये सब रख देंगे। तो वेट ऑफ बॉडी में आप क्या रख दोगे, ये देखिए मैंने निकाल के रखा, ये आप रख दो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, ये यहाँ रख दो 4/3 पाई आर क्यूब और सिग्मा जी प्लस विस्कस फोर्स, ये कितने 6 पाई ईटा आर वी, ये यहाँ पे रख दीजिए आप, ठीक है ना। सारे फोर्सेस रख दिए, अब मैं सारे मिटा देता हूँ, और यहीं से देखिए 2 लाइन में आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। इसमें देखिए क्या करेंगे आप, इसको पहले 6 पाई ईटा आर वी ये इधर रखो, ये इधर ले जाओ। तो 6 पाई ईटा आर वी, ये मैंने लेफ्ट में इसलिए लिखना है ना, मुझे सीमांत वेग चाहिए, तो सीमांत वेग v निकालना है, तो दिस मच इज इक्वल टू ये माइनस में ले आओ, तो 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन और रो माइनस सिग्मा, और जी भी कॉमन था, जी बाद में लिख लो, ठीक है। इसमें से आप देखिए कुछ कटता होगा, क्या कटता होगा, पाई पाई कटता है,
R एक यहाँ पे कटेगा तो स्क्वायर बचेगा, 2 3 जा 2 2 जा। तो जब आप यहाँ से V निकालोगे तो V इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 और 3 इंटू 3 यानी कि 9, 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी, और ये कीटा ये अपॉन में आ जाएगा। ये हमारा फेमस फॉर्मूला है सीमांत वेग निकालने का। इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी कराया जाता है लैब में कि आप V निकाल लो, R निकाल लो, सब निकाल लो तो ईटा कैलकुलेट हो जाता है। किसी लिक्विड की अगर मान लिया आपको विस्कोसिटी, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चाहिए, श्यानता गुणांक चाहिए, तो वो सीमांत वेग के प्रैक्टिकल से उसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो हमारे पास ये सीमांत वेग का जो है वो फाइनल फॉर्मूला आ जाता है, जो कि आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल छोटा मोटा इसके ऊपर भी आ सकता है, और सिंपल फॉर्मूला पूरा याद करिए, 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई ईटा। ऐसे भी याद करिए, ये R जो है वो बॉल की रेडियस है, रो जो है वो डेंसिटी है बॉडी की, और सिग्मा जो है डेंसिटी है लिक्विड की, और जी लिक्विड या फ्लूइड जो भी है, गैस है लिक्विड है, जी आपको मालूम ही है क्या है, और ईटा भी मालूम है श्यानता गुणांक है। तो इस तरह से हमारा टर्मिनल वेलोसिटी निकल जाएगी। फॉर्मूला केवल ऐसे मत याद रखिए, फॉर्मूला पूरा याद रखिए कि अगर आर रेडियस की बॉडी है और उसका डेंसिटी सिग्मा है, सॉरी रो है, सिग्मा डेंसिटी के लिक्विड में, ईटा और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाले लिक्विड में उसे डुबो दे, गिरा दें, तो वो कितने सीमांत वेग से चलेगी, वो इतने सीमांत वेग से चलेगी। ये हमारा स्टोक का नियम भी कंप्लीट होता है और सीमांत वेग भी कंप्लीट होता है। आप इसको एक बार देख लीजिए, मुझे बताइए, और फिर मैं इसके ऊपर कुछ डिस्कशंस कर लूँ, छोटे छोटे 1-2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो इस फॉर्मूले पे डिस्कशंस हैं, वो देख लेते हैं। फिर देखिए इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, पहला एक बनता है केस कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। कहने का मतलब है अगर आपने रेडियस को डबल किया, ठीक है ना, तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है, रेडियस को अगर आप इससे डबल कर रहे हो, थोड़ा सा बड़ा कर रहे हो, तो टर्मिनल वेलोसिटी स्क्वायर के हिसाब से, मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अगर 2 थी, तो यहाँ पर रेडियस डबल आपने करी तो इसकी वेलोसिटी 4 गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि बारिश की बूंदों से और बारिश के जो ओले होते हैं, उनकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि बारिश की बूंदों से ओले जो हैं बड़े साइज के होते हैं। आदमी सोचता है कि जितनी बारिश हो रही है तेज, वो जब हम सह लेते हैं तो ओले क्या चीज़ है, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा चोट चोट लगेगी, लेकिन नहीं, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से वो जितना सोचते हैं हम उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से हमसे टकराते हैं, इसीलिए जो है वो ओले का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है बजाय इसके बारिश की बूंद से। मतलब एक उसका सॉलिड है, वो तेज टकराएगा, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी सोच से कहीं ज़्यादा, ठीक है ना, आप सोच रहे हो डबल की स्पीड से टकराएगा, वो वहाँ 4 गुना ज़्यादा स्पीड से टकराएगा जाकर के, ठीक है ना। और ओले का साइज तो बूंद से देखिए दुगना नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बड़े साइज के ओले होते हैं, तो इसलिए ओलों से ज़्यादा नुकसान होता है। तो साइज बढ़ाने पे टर्मिनल वेलोसिटी स्क्वायर के रेशियो में बढ़ती है जाकर के। तो एक तो ये कंसेप्ट हुआ इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपके पास मटेरियल की डेंसिटी यानी कि गोली की डेंसिटी और सिग्मा से ज़्यादा है, मतलब कहने का ये है कि आपने स्टील की बॉल को पानी में डुबो दिया मान लिया, ठीक है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए अंदर रो माइनस सिग्मा जब करेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, और रो माइनस सिग्मा पॉजिटिव बनेगा तो इसका मतलब V पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब ऐसी स्टील की गोली पानी के अंदर नीचे की तरफ जाएगी, जिधर हमने डेरिवेशन किया उधर ही डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर मान लिया सपोज करिए हमारे पास रो लेस देन सिग्मा हो जाए, मतलब जैसे हवा का बुलबुला, हवा का जो बबल है, एयर बबल, और ये आप पानी के अंदर छोड़ दो, मतलब पानी के अंदर या नीचे ऐसे छोड़ दो पानी का बबल, तो देखिए अब इस केस में क्या होगा कि डेंसिटी इससे कम हो गई है मटेरियल की डेंसिटी, तो इस वजह से रो माइनस सिग्मा जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, और इसके नेगेटिव पुट करने पे आप देखिए V भी आपका नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी इसकी नेगेटिव, यानी कि बबल जो है ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। तो कहने का मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टील की बॉल पानी में डूब जाती है, लेकिन पानी का मतलब हवा का बुलबुला पानी में जो है वो ऊपर की तरफ चलता है, ऐसा क्यों होता है? तो आप यही बताओगे कि ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला समझा के और ये चीज़ समझा के टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव, इसलिए वो ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है। देखिए केमिस्ट्री में और फिजिक्स में बॉयल्स लॉ आता है, वहाँ पे एक सा क्वेश्चन बनता है कि हवा का बुलबुला जब ऊपर आता है तो उसका साइज़ बढ़ जाता है। तो उसको तो ये समझा देते हैं कि प्रेशर कम हो गया ऊपर आने पे, तो इसलिए उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, साइज़ बढ़ जाता है। लेकिन हम ये क्वेश्चन अगर करें कि हवा का बुलबुला ऊपर ही क्यों आता है? ठीक है ना? आपने केमिस्ट्री में अक्सर पढ़ा होगा कि क्योंकि ये गैस पानी में हल्की होती है, पानी से हल्की होती है, इसलिए जो है इसको जो है वो इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा कंटेनर में पानी भर के और उसमें उल्टा जार लगा देते हैं और ट्यूब लाके यहाँ डाल देते हैं। तो पानी से हल्की है तो इसलिए इसका बबल हमेशा ऊपर ही उठेगा।
समझ रहे हो बात को? अब जो गैस मान लिया सपोज़ करिए पानी से भी भारी है डेंसिटी जिसकी, वो फिर उसका बबल ऊपर नहीं उठेगा, वो नीचे ही डूबा रहेगा। तो इस तरह से ये इसके ऊपर छोटे-छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। पैराशूट लिए हुए आदमी अगर उतर रहा है तो उस केस में भी आप यही कांसेप्ट लगाओगे। शुरुआत में उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और फिर उसके बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो फिर वो गिरता रहता है। देखिए, ये हमारे पास है ताप का श्यानता पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, पॉइंट नंबर 6, लास्ट पॉइंट है ये हमारा इस चैप्टर का, इस पार्ट का। और फिर उसके बाद श्यानता कंप्लीट हो जाएगा। एक ही वीडियो में पूरा श्यानता का कंसेप्ट्स मैंने दे दिए हैं। तो अब ये लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। देखिए, ताप का श्यानता पर प्रभाव। तो देखिए, वैसे तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो लिक्विड्स के लिए भी सही था और गैसेस के लिए भी सही था। फ्लूइड के लिए, पूरे फ्लूइड के लिए सही था। ठीक है ना? फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकते हैं। अब इन इस फ्लूइड के 2 पार्ट होते हैं, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। अभी तक के कांसेप्ट सब पे सेम थे। जैसे मान लिया पानी में आप स्टील की बॉल गिरा दो, या आदमी हवा में पैराशूट लेके कूद जाए, या जो बारिश की बूंद है वो हवा में गिर रही है। तो चाहे आप गैसेस की बात करें, चाहे लिक्विड, विस्कोसिटी जो है वैसे तो सेम रहती है। लेकिन सेम तरह के रूल्स फॉलो करती है। लेकिन टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है दोनों पे अलग-अलग होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा-सा टेढ़ा माना जाता है और इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें ये होता है कि लिक्विड्स में अगर हम देखें, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएँगे, तो उस केस में विस्कोसिटी उसकी कम हो जाती है। जैसे आप देखिए चाशनी होती है, चाशनी रसगुल्ले की चाशनी है, जब ठंडी होती है तो गाढ़ी-गाढ़ी हो जाती है, गरम कर रखिए तो वो पतली-पतली सी रहती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन गैसेज़ में क्या होता है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। वजह इसकी देंगे, ये क्वेश्चन भी बनता है कि इसकी कम और उसकी बढ़ क्यों जाती है? तो बढ़ती वो इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसेज़ में मोशन ज़्यादा होने लगता है। मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है उनकी और इस वजह से कोलिज़न बढ़ जाते हैं, इसलिए उनका फ्रिक्शन और उनका घर्षण जो है, उनका जो रेजिस्टेंस है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जबकि लिक्विड्स में क्या होता है, गर्म करने पर उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है और इसलिए उनकी फ्लोइंग टेंडेंसी जो है मॉलिक्यूल्स की और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है वो लिक्विड्स पे और गैसेज़ पे दोनों पे अपोज़िट है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा-सा टेढ़ा है और इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इस तरह से मैंने एक वीडियो में आपको सारे कांसेप्ट्स दे दिए हैं श्यानता के। अब उम्मीद है आप इसको अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।